पूरे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बता दें कि रोजगार से संबंधित एक चीनी मिल अगर कहीं चल रही हो, एक एथेनॉल की फैक्ट्री का पिछले 10 साल में उद्घाटन करके उसको सुचारू रूप से चला दिया गया हो, आप एक उदाहरण दे दें, एक दृष्टांत बता दें ऐसा। अभी क्या लड़ाई केवल राशन तक सीमित रह जाएगी या रोजगार परख पे भी जाएगी, महंगाई के बिंदुओं पे जाएगी, अन्य व्यवस्थाओं के बदौलत भी जाएगी? तो सवाल ये है, ये जनता है, जनमत है, यही डिसाइड करती है और जनता जिसको सर्वोपरि मानेगी उसको अपना मत देगी, उसको स्वीकार करेगी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस तरह के रिपोर्ट जिसका आप हवाला दे रहे हैं, यह एक बड़ा सवाल निशान खड़ा करते हैं। केंद्र सरकार में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत आने वाली तमाम ऐसी एजेंसीज, ईडी, सीबीआई, आईटी, अगर किसी पर्सन के यहाँ रेड करती है और उस रेड करने के 7 दिन 10 दिन बाद अगर वो चुनावी चंदा खरीदता है तो दैट इज द मोड ऑफ एक्सटॉर्शन। लगभग 700 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की माननीय सीजीआई को लेटर लिखा है, खुला पत्र लिखा है कि कहीं ना कहीं इस देश में डेमोक्रेसी का जो स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है वो आने वाले हमारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को 10 साल के रिपोर्ट कार्ड के आधार पे कह रही थी हम चुनाव में जा रहे हैं, और लगभग 48 दलों से उन्होंने गठबंधन किया, छोटी छोटी पार्टियों को मिला लिया। अगर आप अपने 10 साल के सर्वोपरि कामों पे जा रहे थे तो आपको क्या जरूरत है किसी को मिला के चुनाव लड़ने की? नमस्कार, गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएलओ ने एक रिपोर्ट पेश किया है जो भारत में बेरोजगारी के परिदृश्य को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आई है, ग्लोबल रिपोर्ट है और इसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में पढ़े लिखे जो बेरोजगार युवा हैं उनकी जो बेरोजगारी की प्रतिशत में अगर आंका जाए वो 83% है। मतलब एक ऐसा देश जहां पे जो युवा हैं वो तकरीबन 27% हैं और ऐसे में अगर 100 लोग बेरोजगार हैं उसमें 83 जो लोग हैं वो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं वो पढ़े लिखे हैं। ऐसे में चुनाव के दृष्टिकोण से ये कितना संवेदनशील मुद्दा होगा, इसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिवेंद्र पांडे जी हैं, अधिवक्ता हैं और बहुत मजबूती से समाजवादी पार्टी को लेकर पक्ष भी रखते हैं। थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि जो बेरोजगारी की समस्या भारत में उत्पन्न हुई है और युवाओं को लेकर, क्योंकि 2000 में जब ये रिपोर्ट आई थी उस समय बेरोजगारी जो है वो तकरीबन 35% थी। 2022 में रिपोर्ट आई उस समय तकरीबन 65% थी, मतलब थोड़ा बहुत वृद्धि या आधे से ज्यादा वृद्धि हुई। लेकिन अभी जिस तरीके से वृद्धि हुई है वो तकरीबन 83% पहुंच गई है। तो ये कहीं ना कहीं भारत जैसे देश में एक संवेदनशील मुद्दा हो सकता है चुनाव के दृष्टिकोण से। थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है, किस तरीके से देख रहे हैं ये ग्लोबल जिस तरीके से रिपोर्ट आई है? देखिए, सबसे पहले जितनी भी संस्थाएं हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने बताया, या भारत में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जो बेरोजगारी पे, भूखमरी पे इकोनॉमिक सर्वे करती हैं या उसके अलग सामाजिक सर्वे करती हैं कि किसी व्यक्ति का एसडीआई इंडेक्स क्या हो सकता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या हो सकता है। उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। अभी आपने राज्यसभा के पटल पे, लोकसभा के पटल पे वर्तमान में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद और विधानसभा में तमाम बार ऐसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपने इस चीज़ को सुना कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिला के पूरे भारतवर्ष में जहाँ पे बीजेपी की सरकार है या गैर शासित बीजेपी जो राज्य हैं उसमें लगभग 50 लाख रिक्तियाँ खाली हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया अलायंस गठबंधन जो बना है, जिसमें क्षेत्रीय दल, राष्ट्रीय दल कांग्रेस के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, उसने कहा कि अगर गवर्नमेंट बनती है तो 30 लाख नौकरियां जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिला के भरे जाएंगे। वो पद की जो रिक्तियां अभी खाली हैं वो उन बच्चों को दिए जाएंगे जो बच्चे परीक्षार्थी बैठ के तमाम परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हैं, जिनके पास वैसी डिग्रियां हैं और वो उस पोस्ट को वो सूटेबल महसूस करते हैं, यानी अपनी डिग्री के बदौलत उस नौकरी पे आ सकते हैं। दूसरा पहलू ये है कि जितने भी पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूशन हैं, अगर पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन में आप मोनोपोली करके उसको प्राइवेट करते जाएंगे तो रोजगार एक दृष्टि से कम होते जाएगा। तीसरा, ये नए उद्योगों का ना लगाना। आप पूरे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बता दें कि रोजगार से संबंधित एक चीनी मिल अगर कहीं चल रही हो, एक एथेनॉल की फैक्ट्री का पिछले 10 साल में उद्घाटन करके उसको सुचारू रूप से चला दिया गया हो, आप एक उदाहरण दे दें, एक दृष्टांत बता दें ऐसा। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि
मुख्य मौलिक मुद्दों से हटाकर देश को किसी अन्य धारा की तरफ ले जाना और वैसी सिचुएशन को पैदा करना जहां जनता अपने रोजगार को, अपने आर्थिक जो डेवलपमेंट है उसको भूल जाए, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो मुझे लगता है कि जो भी सर्वे आ रही हैं वो वर्तमान में चुनाव से पहले इस देश की हकीकत को बता रही। ये सर्वे जो है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य जो कि एक बड़े राज्य हैं, और जब लोकसभा की बात करते हैं तो सबसे बड़ी जो सीटें हैं वो यहीं से तय होती हैं। एक सवाल उठता है कि इतने बड़े राज्य में अब जो दशा है बेरोजगारी की वो दयनीय होती जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में एक तरफ योगी सरकार ये कहती है कि लगातार नौकरियां दे रहे हैं और 6 साल में तकरीबन 7-8 लाख नौकरियों का दावा करते हैं। किस हिसाब से देखते हैं? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार दो ऐसे राज्य हैं जहां पे आप एक बार नहीं हजारों बार इस बात को सुनते आ रहे हैं। अभी बिहार में देखिए लगभग 4 लाख शिक्षक जो हैं वो समायोजित होकर परमानेंट नौकरी के बदौलत और अन्य जो सेक्टर्स हैं बिहार में वहां नौकरियां प्रदान की गई। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के लड़के जो अपनी आरक्षण की मांग कर रहे थे या अन्य बिंदुओं पे न्यायालय से लेकर और विधानसभा तक उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी। तो सवाल ये है कि यहाँ से आखिर क्या कारण है कि पलायन होता है, यहाँ के लोग बाहर जाके अन्य राज्यों में जाके यहाँ से मजदूरी कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं। नहीं, ये केवल एक राज्य का नहीं है। मुझे लगता है कि नॉर्थ की तरफ जितने लगभग झारखंड देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, जहां से सर्वाधिक पलायन है कि दूसरे राज्यों में जाके रोजगार की तलाश करनी पड़े। तो मुझे लगता है कि क्या पिछले 10 सालों में या उसके पहले भी, मैं केवल एक राजनीतिक पार्टी को नहीं कह रहा हूं, क्या एक ऐसी आधारभूत संरचना रखी गई कि अपने लोगों को पलायन करके दूसरे राज्यों की तरफ ना देखना पड़े? तो यह एक बड़ा सवाल है और मुझे लगता है कि अपने घोषणा पत्र में जो इन बिंदुओं पर विचार करेगा वो निश्चित तौर पर जनता के दिल को छू पाएगा। अगर योगी सरकार पिछले 6-7 महीने पहले इन्वेस्टर समिट का ऑर्गेनाइजेशन जब हुआ था यहाँ पे लखनऊ में, तो उस समय योगी सरकार ने दावा किया कि अब उत्तर प्रदेश में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होंगे और इन इन्वेस्टमेंट से जो है रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। किस हिसाब से देखते हैं जिस हिसाब से इन्वेस्टर समिट की बैठक हुई और उसके बाद? देखिए, जो भी राज्य है, जिस राज्य के पास जो भी संसाधन है, चाहे वो खाद्यान्न की बदौलत वो राज्य मजबूत हो या अपने भौगोलिक सीमा के वजह से वो राज्य मजबूत हो, उसके पास समुद्री इलाके हो, मुझे सवाल सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट समिट हो रही है तो जमीनी तौर पे उस इन्वेस्टमेंट समिट का लाभ वहाँ की स्थानीय जनता को, वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार स्वरूप कितना होता है, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। और इस समय में, इस दृष्टि में इस तरह के रिपोर्ट्स का आना और जो सारे हकीकत को राष्ट्रीय पटल पे, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे रखती है, मुझे लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट समिट के ऊपर एक बड़ा सवाल है। तो ये क्या लगता है कि जिस तरीके से रिपोर्ट आई है भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाने वाली है अगर युवा इसकी तरफ देखता है तो? देखिए, दो पहलू है कि अभी क्या लड़ाई केवल राशन तक सीमित रह जाएगी या रोजगार परख पे भी जाएगी, महंगाई के बिंदुओं पे जाएगी, अन्य व्यवस्थाओं के बदौलत भी जाएगी। तो सवाल ये है, ये जनता है, जनमत है, यही डिसाइड करती है और जनता जिसको सर्वोपरि मानेगी उसको अपना मत देगी, उसको स्वीकार करेगी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस तरह की रिपोर्ट जिसका आप हवाला दे रहे हैं, यह एक बड़ा सवाल निशान खड़ा करते हैं आपके रिपोर्ट कार्ड पे और आपके किए गए कार्यों पे। एक बात बताइए, अभी अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ा हुहल्ला हुआ और तमाम 9 समन के बाद उन्होंने जो है ईडी उनको गिरफ्तार करी। किस हिसाब से देखते हैं, अब दावा क्योंकि किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं या नहीं, इस पे क्या कुछ प्रावधान है अधिवक्ता के तौर पे, आप क्या समझते हैं? देखिए, चूंकि मामला जो है माननीय उच्च न्यायालय और निचली अदालत में लंबित है, उस पर लगातार सुनवाई हो रही है। अगली 3 तारीख को उसमें पुनः एक तिथि निर्धारित की गई है। सवाल ये नहीं है कि 9 समन को लैप्स किया, हर समन का जवाब दिया है, यानी एक न्यायिक दायरे में रख के उन सभी समन को जवाब देना, सभी समन के बारे में बताना कि क्या ये समन लीगली वैलिड है या नहीं है। दूसरा, उस हर जांच में अपने आप को कोऑपरेट करना। तीसरा सबसे बड़ा प्रश्न है कि इसमें जिन लोगों का एज ए अप्रूवर्स बयान आ रहा है कि मेरे कहने पे इन्होंने इतना कमीशन लिया या दिया, उनको कहा कि सरकारी गवाह नहीं, सरकारी गवाह का मतलब क्या है? अप्रूवर्स ने खुद ही उस जांच के बाद भारतीय जनता पार्टी के इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदे को खरीद कर, परचेस कर एक हैंडसम राशि, लगभग 56 करोड़ की राशि डोनेट की है। तो सवाल ये है कि क्या जिस पार्टी जिन लोगों को डोनेट किया है वो सवाल के घेरे में आएंगे या जांच के घेरे में आएंगे या केवल राजनीतिक तौर पर अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कार्रवाई होगी?
अरविंद केजरीवाल जेल से रहकर सरकार चला सकते हैं, इसको लेकर क्या कुछ प्रावधान? मैं इस पे अभी कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा कि मामला न्यायपालिका में लंबित है। न्यायपालिका के डिसीजन आने के बाद से वो वहां की चुनी हुई जनमत की सरकार है, मैंडेट की सरकार है, वो क्या निर्णय लेती है वो उसका कैबिनेट डिसाइड करेगा, विधायक दल की जो बैठक होगी वो डिसाइड करेगी। इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। तो ये क्या सही चीज है कि अगर जेल से सरकार चलाई जा सके तो ये सही चीज है? ये क्या मतलब लोकतंत्र में सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसी मुद्दे के आने के बाद जिस पे सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करे, एसबीआई डाटा आपके सामने रखती है, उस मुद्दे के बाद डाइवर्ट करके किसी 2 साल 3 साल मामले में जिसमें अभी तक कोई मनी ट्रेल का जो लास्ट लिमिट का जो वो है एविडेंस है वो आपसे बरामद नहीं हुआ है, उस आधार पे एक सिटिंग सीएम को जिसने जनमत ने चुना है उस सिटिंग सीएम को आप गिरफ्तार करते हैं, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र पे वैश्विक पटल पे जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों ने जब सवाल उठाया है, ये वास्तविक रूप से मेरे हिसाब से ये सही सवाल है। अच्छा, चुनावी बॉन्ड की आपने बात की, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात की, किस हिसाब से देखते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड 2024 के जो चुनाव है उसको लेकर कितना नुकसान पहुंचाने वाला है भारतीय जनता पार्टी को और इंडिया गठबंधन को? किस हिसाब से ये एक अच्छा मुद्दा मिलता हुआ नजर आ रहा है? सवाल चुनावी चंदे का नहीं है, चंदा लेना बुरी बात नहीं है, हर पार्टी चंदा लेती है और पहले भी लेते आई है, आगे भी लेगी। सवाल ये है कि एक नियम को पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया, ऑर्डिनेंस ला के बनाया गया, उस नियम को बनने के बाद से तमाम सारी पॉलिटिकल पार्टी ने चंदे को प्राप्त किया। केंद्र सरकार में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत आने वाली तमाम ऐसी एजेंसीज, ईडी, सीबीआई, आईटी, अगर किसी पर्सन के यहाँ रेड करती है और उस रेड करने के 7 दिन 10 दिन बाद अगर वो चुनावी चंदा खरीदता है तो दैट इज द मोड ऑफ एक्सटॉर्शन। यह पैसे धन उगाही का एक माध्यम है कि लोकतंत्र में लोग इसको समझ रहे हैं, जान रहे हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा। अच्छा, ऑर्डिनेंस ला के इसको जो है बिल पेश किया गया। आप एक बात बताइए, इसको आरटीआई के अंदर जो है इसको नहीं रखा गया था, तो आरटीआई के अंदर नहीं रखा गया था जब पहली बार याचिका पड़ी तो उस दौरान कोर्ट ने भी खारिज कर दिया इसको लेकर। केवल ये नहीं, केंद्र सरकार में रहते हुए बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं जिसमें सीवीसी, आरटीआई और इलेक्शन कमीशन तमाम सारी संस्थाओं को अपने नीचे रखकर उनको इन्फीरियर महसूस कराकर बहुत सारी चीज़ों से बियॉन्ड जाकर काम किया गया है, विदाउट द लिमिटेशन काम किया गया है। और मुझे लगता है कि आज के समय में लगभग 700 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की माननीय सीजीआई को लेटर लिखा है, खुला पत्र लिखा है कि कहीं ना कहीं इस देश में डेमोक्रेसी का जो स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है वो आने वाले हमारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा, 2024 का चुनाव है और ऐसे में इंडिया गठबंधन को लेकर तमाम बातें कही जा रही हैं, तमाम रिपोर्ट ऐसे आ रहे हैं जो इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में चिंताजनक स्थिति में ला के ढकेल रहे हैं। जैसे कि तमाम रिपोर्ट आई और उसमें ये दावा किया गया कि इंडिया गठबंधन को 80 में से 2-3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं इंडिया गठबंधन को, और भारतीय जनता पार्टी को तकरीबन 75 या 78 सीटें। किस हिसाब से देख रहे हैं? जिस हिसाब से सर्वे आ रहे हैं, क्या सर्वे जो है वो अगर सही होते हैं तो फिर ये कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा घाटा होगा? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि सर्वे ना कहिए आप, जनमत कहिए, मत कहिए, मत जो डिसाइड करेगा वही होगा और जनता रिपोर्ट्स कार्ड्स के आधार पर मूल्यांकन करके तमाम सारे लोकसभाओं में जो उनके सांसद हैं उनके किए गए 5 अच्छे कार्यों के मूल्यांकन को करके और सारी चीज़ों को सोच समझ के जो पारदर्शी तौर पे उनको दिख रही है या जो नहीं भी दिख पा रही है, सभी चीज़ों का मूल्यांकन करके ही अपना मत देगी और वही मत असली सर्वे होता है, इसलिए जनता सर्वोपरि है और ये जनता के हाथों में छोड़ता है। अच्छा, कुछ ऐसे मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर आने वाले चुनाव में जो विपक्ष है वो घेरता हुआ नजर आएगा, ऐसे 5 मुद्दे गिना दीजिए जो अभी मौजूदा समय में आपको लग रहा हो कि ये मुद्दे जो है भारतीय जनता पार्टी पे हावी होते हैं। देखिए, इस समय भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को 10 साल के रिपोर्ट कार्ड के आधार पे कह रही थी हम चुनाव में जा रहे हैं और लगभग 48 दलों से उन्होंने गठबंधन किया, छोटी छोटी पार्टियों को मिला लिया। अगर आप अपने 10 साल के सर्वोपरि कामों पे जा रहे थे तो आपको क्या जरूरत है किसी को मिला के चुनाव लड़ने की? दूसरा ये कि इस मूल्यांकन को डिसाइड करने के लिए जनता स्वयं बैठी है, वह स्वयं निर्धारित करेगी और इंडिया गठबंधन की तरफ से ये चुनाव केवल गठबंधन नहीं लड़ रहा है, पूरे देश की जनता लड़ रही है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी को सरकार से हटाना चाहते हैं वो लड़ रहे हैं, एक सोच, एक विचारधारा लड़ रही है और आने वाले समय में रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सारी नीतियों के लिए लड़ रही है और जो व्यक्ति समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा है उस तक सारी योजनाएं पहुंचे, उनके लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है और मुझे विश्वास है कि आने वाला समय बहुत ही रोचक होगा और लोकसभा के इस महापर्व चुनाव में हम सभी अपनी सहभागिता देकर एक अच्छे सरकार का चुनाव करेंगे, यही मेरी आशा और यही उम्मीद है। तो हमारे साथ शिवेंद्र पांडे जी थे, अधिवक्ता थे, तो इसलिए समझना बेहद जरूरी हो जाता है किस हिसाब से देश की आबो हवा चल रही है और खासकर जिस तरीके से तमाम सर्वे रिपोर्ट आ रही थी इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में चिंताजनक स्थिति में डाल रही थी,
तो इन्होंने नकारा और इन्होंने कहा कि जनमत जो है वो सबसे सर्वोपरि है। आने वाले लोकसभा चुनाव जो है ये देश की दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव होगा। देश में क्या तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं या नहीं, या देश में इंडिया गठबंधन से कोई चेहरा निकलकर सामने आता है प्रधानमंत्री के तौर पर, ये बड़ा एक कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला चुनाव है। देखना दिलचस्प होगा 2024 में किसकी जीत किसकी हार होती है, लेकिन इसके लिए आपको 1-1.5 महीने का तकरीबन समय का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए तमाम जो सर्वे हैं, तमाम जो अन्य जगहों पे जाके जो है लोगों से बातचीत करने का जो सिलसिला है वो लगातार प्रारंभ है। इस पर आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। बने रहें गोरखपुर पोस्ट के साथ।